हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने चैनल टेक जी के वाला में स्वागत है। मैं रविकांत आज से आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाला हूं। और इस वीडियो में बच्चे हम लोग चैप्टर 1 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज को हम लोग एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों हम लोग पहले क्वेश्चन से। अपने पहला क्वेश्चन दिया है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है, तो उनके बीच कितना बल लगेगा। अब बच्चों आप लोगों को पता है, अगर कहीं पर दो आवेश रखे गए हों तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का फार्मूला होता है F = 1/4 πε0 Q1 Q2/r²। अब जहाँ पे बच्चों 1/4 πε ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻⁹ और Q1 Q2 क्या बच्चों, Q1 और Q2 वे दोनों आवेश हैं जिनके बीच बल लग रहा है। तो इसमें से एक आवेश है 2 × 10⁻⁷, तो ये रख देंगे हम लोग 2 × 10⁻⁷, और दूसरा आवेश है बच्चों 3 × 10⁻⁷। और बच्चों दूरी, तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हम r जो वो दूरी, तो r की जगह पर हम रख देंगे 0.3, क्योंकि बच्चों सेंटीमीटर में मीटर में इसको हम लोग बदलेंगे तो आएगा 0.3 और इसका कर देंगे वर्ग। अब बच्चे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 9 × 2 × 3 × घात को सब बच्चों एक साथ ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻5 बटे 0.3 का वर्ग बच्चों हो जाएगा 0.09, और दशमलव हटाने के लिए हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं और 100 से भाग। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा ये तो पूरा बच्चों 9 से कट जाएगा, आ जाएगा 3 दूनी 6 × 10⁻⁻3 न्यूटन। बल का मात्रक बच्चों न्यूटन होता है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। मतलब यहाँ पे बच्चों दो गोले, एक का आवेश हमें दिया 0.4 माइक्रोकूलाम, ये दिया गया एक 0.4 माइक्रोकूलाम, और एक दूसरा भी आवेश है जिसके कारण 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम का आवेश हो तो अब ज्ञात क्या करना है, पहला करा दोनों गोलों के बीच की दूरी, फिर करा दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। अब बच्चों ये हमने मान लिया पहला गोला जिस पर आवेश है Q1 जिसका मान 0.4 माइक्रोकूलाम। दूसरा गोला बच्चों हमने मान लिया ये, और इस पर आवेश है Q2 जिसका मान है 0.8 माइक्रोकूलाम, और इन दोनों के बीच की दूरी को हमने मान लिया R।
अब क्वेश्चन पूछा था इन दोनों के बीच की दूरी, तो बच्चों दोनों आवेशों पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग रखेंगे F का मान, क्वेश्चन में ही दिया हमें कितना बल लग रहा है 0.2 न्यूटन का, तो यहाँ रखेंगे 0.2 और नियतांक का मान बच्चों ये हो जाएगा 9 गुणे 10⁻9 गुणे दोनों आवेशों का मान। अब बच्चों एक है 0.4 माइक्रो कूलाम, तो उसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10⁻⁷, क्योंकि बच्चों माइक्रो कूलाम, माइक्रो की वैल्यू 10⁻�6 और हमने 0.1 अंक पे था उसको हटा दिया, इसलिए यहाँ 10⁻�7 लिख दिया। ऐसे हम लोग बच्चों Q2 को लिख सकते हैं 8 गुणे 10⁻⁷ बटे R स्क्वायर। अब बच्चों अगर हम लोग 2.2 से भाग कर दें तो ये जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 20 बार जाएगा क्योंकि दशमलव लगा हुआ है, तो R स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 गुणे 20, 20 गुणे 8 अगर हम लोग कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 दूनी हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 160 गुणे घात बच्चों कितना हो जाएगा, तो 10⁻5 हो जाएगा ये। अब बच्चों R का मान हम लोग निकालेंगे, तो ये हमारा R आ जाएगा वर्गमूल लेने पे 3 गुणे 4 गुणे 10⁻³ आ जाएगा ये, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 12 गुणे 10⁻³ मीटर। ये पहला आंसर हमारा हो गया बच्चों पार्ट 1 वर्गमूल लेने पे। अब दूसरा पूछ रहा, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो बच्चों पार्ट 2 का आंसर देखिए बहुत ही आसान है, इसको सॉल्व ही नहीं करना है। अगर बच्चों आपको न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम याद हो, अगर हमारे पास कोई दो वस्तु ए बी हैं, ये दोनों एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, तो बच्चों क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जितना बल ए बी पर लगाएगा सेम उतना ही बल बी लगाएगा ए पर, अतः यहाँ पे दोनों द्वारा लगाया गया बल बराबर होगा, यानी इसका आंसर होगा दशमलव, शुरू में बल कितना लग रहा था बच्चों 0.2 न्यूटन, तो यहाँ भी होगा 0.2 न्यूटन ही बल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अपने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² अपान GME/MP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए तथा यह अनुपात क्या बताता है। तो बच्चों यहाँ तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। पहला चीज तो बच्चों पूछ रहा है इसका सिद्ध कीजिए कि विमाहीन राशि है, तो हम लोग विमी सूत्र ही पहले चलते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे जो आपको दिया है के, ये है कूलाम कांस्टेंट, फिर दिया E² मूल आवेश अपान कैपिटल G ग्रेविटेशनल नियतांक है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक, Me ये द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, और MP प्रोटॉन का मास है द्रव्यमान। अब बच्चों इसका विमी सूत्र हम लोग सबका निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसका क्या आएगा, विमाहीन है कि नहीं। तो बच्चों कूलाम कांस्टेंट का जो विमी सूत्र होता है, यहाँ पर एकदम कूलाम कांस्टेंट के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका विमी सूत्र जो बच्चों होता है
वो होता है m l की पावर 3 a की पावर -2 और t की पावर -4। ये होता है कूलाम कांस्टेंट का बीमी सूत्र। तो k की जगह पे आ जाएगा बच्चों कितना, m l की पावर 3 a की पावर -2 और t की पावर -4। अब बच्चों E², तो E बच्चों आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाला आवेश, और आवेश का बीमी सूत्र होता है a × t, तो हो जाएगा a² × t², आवेश का बीमी सूत्र। और बच्चों गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमी सूत्र, तो इसका होता है m की पावर -1 और l की पावर 3 t की पावर -2, ये होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। और बच्चों me और mp दोनों ही द्रव्यमान है, तो इसका हो जाएगा m²। अब बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये m की घात +1, ये माइनस, ये तीनों मिलके m की घात 2, ये तो पूरा कट जाएगा। ऐसे बच्चों t की पावर -2 इधर है, ऊपर +2, ऊपर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, ये -4, ये भी कट जाएगा पूरा। और l की पावर 3 यहाँ पे बच्चों, l की पावर 3 ये भी कट जाएगा आपका, और a² और a की पावर -2 ये कट जाएगा, तो पूरा हमारा आ जाएगा बच्चों कितना, ये सब आ जाएगा 0, बीमाहीन हो जाएगा, सबका पावर हो जाएगा 0, यानी यहाँ हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, a की पावर 0 और t की पावर भी 0। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः यह बीमाहीन है। अतः ke² बटे G me mp विमाहीन राशि है। ये तो हो गया बच्चों एक आंसर। अब दूसरा कह रहा है भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये था हमारा पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट। बच्चों इसका अनुपात का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा ke² G me mp का अनुपात। तो बच्चों k का मान होता है 9 × 10⁹ ये k का मान है कूलाम कांस्टेंट का। और E² बच्चों तो आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 × 1.6 × 10⁻19 दो बार। अब बच्चों पूरे का बटे यहाँ हम लोग ले लेंगे। अब G का मान बच्चों, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान होता है 6.67 × 10⁻11। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 गुणे। अब बच्चों प्रोटॉन का द्रव्यमान तो 1.67 × 10⁻27 ये हो जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये कितना आएगा। इसको बच्चों जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर आएगा 2.29 × 10⁻39।
अब ये बच्चों किस चीज़ को बता रहा है? ये तो हो गया अनुपात का मान। क्वेश्चन इसमें आगे बच्चों पूछ रहा था कि यह अनुपात क्या बताता है। तो बच्चों यह जो अनुपात है ये बता क्या रहा है? तो बच्चों ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच लगने वाले विद्युत बल व गुरुत्वीय बल का अनुपात बता रहा है। ये जो बच्चों अनुपात आया है ये किसका अनुपात है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वीय बल का अनुपात है। ये चेक करना हो तो आप बच्चों चेक कर सकते हैं। कैसे? इसको अगर चेक करना चाहें बच्चों आप लोग चेक कर सकते हैं। विद्युत बल का जो बच्चों फार्मूला होता है Fe, ये होता है 1/4 पाई, या इसको अगर कूलाम कांस्टेंट से बच्चों हम लोग लिख दें तो इतने की जगह पे आ जाएगा कूलाम कांस्टेंट। फिर पहला आवेश बच्चों इलेक्ट्रॉन, उस पर भी ये होगा। दूसरा आवेश उस पर भी ई, दोनों की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का आवेश सेम होता है, जिसको हम लोग ई से दिखाते हैं। दोनों पर आवेश सेम होता है, ई से दिखाएंगे। नीचे बच्चों दूरी का वर्ग हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण बल का बच्चों जो फार्मूला होगा वो होगा कैपिटल जी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बच्चों, फिर हो जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान बटे r स्क्वायर। तो बच्चों जब आप दोनों का अनुपात लेंगे तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, आपका आ जाएगा k ई स्क्वायर बटे कैपिटल जी एम ई एम पी। यानी कि ऊपर जो था बच्चों विद्युत बल था, और नीचे आपका क्या था? गुरुत्वाकर्षण बल। तो अतः हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। या इससे एक चीज़ और कह सकते हैं बच्चों हम लोग, जो आया इससे अनुपात से, इससे हम लोग बच्चों देख के अनुपात जो है उससे हम लोग बता सकते हैं कि किन्हीं दो या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो विद्युत बल लगता है बच्चों उसका मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में लगभग 10⁻39 गुना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इसका क्या तात्पर्य है? तो बच्चों हमें पता है किसी वस्तु को हम लोग जब आवेशित करते हैं या तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की या तो कमी होगी या तो अधिकता होता है। अब बच्चों होता क्या है, इतना तो पता है आवेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आता है। तो बच्चों जब भी किसी वस्तु पर आवेश जाएगा, अब एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो आवेश होता है इतना होता है। अब जब भी हम किसी वस्तु को बच्चों आवेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या दो, चाहे निकले या उस पर जाए इलेक्ट्रॉन, जाएगा तो पूरा संख्या में 1 या 2 या 3 या 10 जो भी जाएगा पूरा पूर्णांक में जाएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता किसी वस्तु पे 2/3 इलेक्ट्रॉन चला जाए, जब भी जाएगा पूरा पूरा अंक में। तो क्वांटीकृत का बच्चों यही अर्थ है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होगा वो केवल पूर्णांक संख्या में ही हो सकता है। अतः जब किसी वस्तु पर आवेश आएगा तो वो भी कितना आएगा, इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उसका पूर्ण गुणज होगा, कभी भी उसका भिन्न या आंशिक रूप में कोई आवेश नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा हमें इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है यानी कि 1.6 × 10⁻−19 इसका हमेशा पूर्ण गुणज मिलेगा, यानी Q बराबर होगा N/E। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश हमेशा इतना ही होगा। दूसरा बच्चों क्वेश्चन करा कि स्थूल या बड़े पैमाने पर
विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो जो बड़े स्तर पे क्या होता है, आवेश बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि लिखा आंसर में किसी आवेशित वस्तु का आवेश बहुत अधिक होता है जब बड़े पैमाने की बात करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का आवेश बहुत ही कम है, जो इतना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये बहुत ही कम होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या हटाए जाते हैं तो वस्तु के कुल आवेश की अपेक्षा यह दिया गया आवेश या इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है बहुत ही कम होता है, इसलिए हम लोग इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। व्यवहार में बच्चों हम लोग कभी भी क्वांटीकृत का यूज नहीं करते हैं, आवेश के क्वांटीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। जाहिर सी बात बच्चों, जब हमारे पास कोई कांच का छड़ होता है और उसको हम लोग रगड़ते हैं तो क्या होता है, दोनों पर आवेश आ जाता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्म में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण में जो क्या बताया गया है, आवेश संरक्षण में बताया गया है कि आवेश को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बस केवल उसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखो बच्चों वही चीज़ हो रहा है। शुरू में कांच और रेशम दोनों ही उदासीन होते हैं, ना तो कोई आवेश कांच पर होता है ना तो कोई आवेश रेशम पे होता है। जैसे ही हम बच्चों इसको रगड़ते हैं तो होता क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन कांच से चले जाते हैं रेशम पर, कुछ इलेक्ट्रॉन कांच से रेशम पे चले जाते हैं। तो रेशम पे आ जाता है बच्चों ऋण आवेश, रेशम पे आ जाएगा ऋण आवेश, और कांच पर उतना ही आ जाता है धन आवेश। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से बच्चों निकले हैं उतना ही आ जाएगा इस पे धन आवेश। तो अगर इन दोनों का नेट आवेश निकाला जाए बच्चों, तो जितना धन आवेश है कांच की छड़ पर, जितना धन आवेश है कांच पर, उतना ही आवेश बच्चों होता है रेशम पर ऋण में, उतना ही आवेश होगा रेशम में, लेकिन ऋण आवेश होगा। तो बच्चों जब आप इन दोनों को जोड़ के नेट निकालेंगे तो नेट आवेश जो आएगा वो अब भी जीरो, मतलब शुरू में भी टोटल आवेश जीरो था, अब भी नेट आवेश कितना रहा, जीरो। अतः हम लोग कह सकते हैं बच्चों यह घटना आवेश संरक्षण पर आधारित है, क्योंकि ना तो यहाँ पे आवेश की उत्पत्ति हुई है ना तो कोई वृद्धि, बस हुआ क्या है, एक वस्तु से दूसरे में स्थानांतरण। पहले भी नेट आवेश जीरो था, अब भी नेट आवेश जीरो है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, 4 बिंदु आवेश QA एक दिया 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम और QD -5 माइक्रोकूलम है। ये 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित यानी कि रखे हैं। तो वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम लोग इसको समझने के लिए पहले एक फिगर बनाते हैं। ये बच्चों हम लोग मानते हैं ये हमारा वर्ग है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का बच्चों 4 आवेश हैं, तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं चारों को। पहले ये हो गया बिंदु A, B, C और ये हो गया बिंदु D। अब A पर आवेश रखा यहाँ पे QA,
2 माइक्रोकूलाम। यहाँ जो आवेश रखा वो 2 माइक्रोकूलाम है। QA पे और QB पे -5 माइक्रोकूलाम, QC पे 2 माइक्रोकूलाम और QD पर -5 माइक्रोकूलाम है। यहाँ पर जो आवेश है बच्चों वो है -5 माइक्रोकूलाम। बीच में हम लोग बच्चों मान लेते ये हमारा है सेंटर या केंद्र O हो गया। अब यहाँ केंद्र पे 1 माइक्रोकूलाम का यहाँ आवेश रखा है और पूछ रहा इस आवेश पर कितना बल लगेगा। तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पे 4 बल हैं और ये चारों बल अगर हम बात करें पॉइंट A की, तो पॉइंट A पर जो आवेश रखा गया है ये जो बल लगाएगा वो लगाएगा बच्चों किस दिशा में, इसको यहाँ थोड़ा साइड हटा देते हैं बच्चों। अब ध्यान देते हैं, अब बच्चों ध्यान देना पॉइंट A पर जो आवेश रखा है 2 माइक्रोकूलाम का, उसके कारण जो बल लगेगा वो लगेगा बच्चों किस दिशा में, वो लगेगा Q A से O की दिशा में या A से B की दिशा में, इधर लगेगा नीचे की तरफ। तो इसको हम लोग देते FA। इसकी दिशा किधर है, इसका मान होगा बच्चों K, पहला आवेश है 2 माइक्रोकूलाम QA मान लेते हैं, दूसरा आवेश QO जो कि केंद्र पे रखा गया है और दोनों के बीच की दूरी जो होगा वो होगा विकर्ण। बच्चों विकर्ण हमारा AC यहाँ पे और विकर्ण का आधा AO, ये हो जाएगा। अब बच्चों अगर हम बात करें जस्ट इसके अपोजिट जो आवेश C पे रखा गया वो भी सेम 2 माइक्रोकूलाम ही है और इसके कारण जो बल लगेगा यहाँ पे वो इसके अपोजिट में दिशा विपरीत है लेकिन परिमाण दोनों का बराबर है। तो यानी FC वाला जो आवेश है वो दोनों बच्चों के आपस में बराबर। जितना बल बिंदु A पर रखा आवेश C की तरफ लगा रहा है, C पर रखा गया आवेश A की तरफ भी एकदम उतना ही बल लगाएगा क्योंकि दोनों आवेशों का परिमाण समान है। और दूरी बच्चों ये जो दूरी है OA, अगर हम बात करें दूरी की तो O से लेके A तक की दूरी और C से लेके O तक की दूरी, ये दोनों दूरी आपस में बराबर है क्योंकि विकर्ण का आधा बच्चों बराबर होगा। तो दूरी भी बराबर है, तो अतः A के कारण लगने वाला बल और बच्चों C के कारण लगने वाला बल सेंटर पे दोनों ही बराबर होगा। और चूंकि दोनों की दिशा विपरीत है बच्चों तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, यानी इन दोनों के कारण कोई बल लगेगा ही नहीं बच्चों। सेम बच्चों ऐसे ही पॉइंट B पे जो आवेश रखा है उसके कारण जो बल लगेगा बच्चों वो लगेगा, क्योंकि माइनस आवेश है तो ये बल लगाएगा अपनी तरफ, ये बल लगाएगा बच्चों अपनी तरफ। ये बल अपनी तरफ लगाएगा बच्चों, तो होगा क्या। और सेम ऐसे ही यहाँ पॉइंट D पे जो है वो अपनी तरफ बल लगाएगा और यहाँ भी दोनों आवेशों का परिमाण समान है और दूरी भी दोनों के लिए सेम है। तो FB जो है बच्चों, FB पर जो आवेश रखा है उसके कारण लगने वाला बल और FD पे जो आवेश रखा है उसके कारण लगने वाला बल दोनों ही बराबर हैं, परिमाण में समान है, दोनों का परिमाण समान और दिशा में दोनों क्या है, विपरीत हैं, दिशा विपरीत है। अतः ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और ये दोनों भी जब बच्चे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो नेट बल कितना हो जाएगा, नेट बल आ जाएगा हमारा 0, कोई बल लगेगा ही नहीं। अब इसको जो सॉल्व करने के लिए चाहे तो आप सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं कि
बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण लगने वाला बल और बिंदु सी पर रखे आवेश के कारण लगने वाला बल दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हैं, अतः ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। सेम इसी प्रकार बी और डी के लिए जो दोनों आवेश रखे गए वो भी दिशा में विपरीत और परिमाण में समान बल लगाएंगे, अतः इनका भी बल एक दूसरे से निरस्त हो जाएगा और नेट बल जो आएगा बच्चों वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होता है अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक टूट नहीं सकता, क्यों? तो बच्चों पता होगा आपको कि जो विद्युत बल रेखा होता है वो विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करता है। अगर बच्चों मान लें इस पूरे क्षेत्र में, फिगर में जो दिख रहा है आपको, इस पूरे क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अब क्योंकि पूरे स्थान में विद्युत क्षेत्र है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होगा बच्चों वो पूरे स्थान पे होगा। अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टूट गया, जैसे मान लो यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे है ही नहीं, तो अब इतना जो ये जगह है ये दर्शा रहा है कि यहाँ विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, और जो कि असंभव है। इस जगह पे बच्चों विद्युत क्षेत्र, इतने जगह पे बच्चों विद्युत क्षेत्र, क्योंकि पूरे स्थान पे विद्युत क्षेत्र है तो ये जो जगह है रेड वाला यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन अगर बल रेखा टूट गया तो उसका मतलब कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, जो कि एकदम अपोजिट है। इसीलिए बच्चों कभी भी यह संभव नहीं है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एकाएक टूट जाएं। जहां भी विद्युत क्षेत्र होगा वहां पे ये रेखाएं सतत होंगी लगातार। दूसरा चीज बच्चों, अगला है कह रहा है स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती हैं। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती वो एक ही हो सकता, दो दिशा नहीं। अगर विद्युत क्षेत्र की कभी भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो जहां पे बच्चों काटेंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी, जो कि संभव नहीं है। अब पता लगा बच्चों एक बता रहा कि विद्युत क्षेत्र इधर है, एक बता रहा विद्युत क्षेत्र इधर है, तो एक जगह पे तो कोई एक ही दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा, दो दिशाओं में होने की कोई संभावना है नहीं, तो इसीलिए ये भी संभव नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग अब। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश दिया 3 माइक्रोकूलाम तथा अगला क्वेश्चन स्टूडेंट दिया है दो बिंदु आवेश, एक दिया QA बराबर 3 माइक्रोकूलाम तथा QB बराबर दिया -3 माइक्रोकूलाम। तो हम लोग मानते हैं दो आवेश, एक हमने मान लिया QA और इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोकूलाम। दूसरा आवेश है QB, यहाँ के ही मान लेते हैं, और इसका जो आवेश है वो दिया -3 माइक्रोकूलाम, -3 माइक्रोकूलाम। अब निर्वात में ये दोनों 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो इनकी दूरी है 20 सेंटीमीटर टोटल दूरी। कह रहा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो ये हमने माना मध्य बिंदु O, ये है मध्य बिंदु O, जिसकी यहाँ से दूरी होगी 10 सेंटीमीटर और इधर भी दूरी होगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मध्य बिंदु पे है। और बिंदु O पर जो विद्युत क्षेत्र होगा बच्चों वो प्लस Q आवेश प्लस, ये A पे जो आवेश रखा वो प्लस है तो उसके कारण होगा दूर की ओर इधर EA, और B पे जो आवेश है वो माइनस है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बच्चों इसी की तरफ होगा, यानी दोनों ही विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन है वो सेम होगा।
दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो नेट विद्युत क्षेत्र जो होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो नेट विद्युत क्षेत्र हो जाएगा ये हो जाएगा ई ए, आवेश ए के कारण विद्युत क्षेत्र, प्लस ई बी, बिंदु बी पे जो आवेश रखा उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। अब दोनों का वैल्यू तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए बटे दूरी, तो दूरी बच्चों ए से ओ का वर्ग ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी सेम उसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर आवेश क्यू बी प्लस दूरी बच्चों यहाँ पे जाएगा ओ से बी पूरे का वर्ग। अब इसका हम लोग मान रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कॉमन हो जाएगा बच्चों ये। अब ब्रैकेट में हो जाएगा क्यू ए, तो क्यू ए का मान 3 माइक्रो कूलम, तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁶। दूरी बच्चों कितना है 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 0.1 आएगा, और 0.1 का वर्ग हो जाएगा 10⁻⁻2 प्लस अगला आवेश -3 माइक्रो कूलम। लेकिन बच्चों हम लोग यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे, जितनी भी सदिश राशियाँ हैं उसमें जो माइनस चिन्ह होता है, प्लस चिन्ह, वो दिशा को सॉल्व करने के काम आता है। बाकी सॉल्व प्रश्न हम लोग मैग्नीट्यूड ही रखेंगे, क्योंकि हमने दिशा मान दोनों का इधर होगा, तो दिशा तो हो गया। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे, कितना हो जाएगा ये 3 × 10⁻⁶, दूरी यहाँ पर भी सेम हुई 10 सेंटीमीटर, तो यह जगह वर्ग करने पे 10⁻2 मीटर। इसकी वैल्यू रखेंगे बच्चों 9 × 10⁻9, और ये बच्चों हो जाएगा जुड़ के सेम, वही चीज़ 2 बार है, तो जगह 2 × 3 × 10⁻⁻6 बटे 10⁻2। इसको हम लोग गुणा कर देते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा ये 9 छक हो जाएगा 54 गुणे ये हो जाएगा बच्चों 10⁻5, या इसको हम लिख सकते हैं 5.4 × 10⁻6। मात्रक क्या होता है बच्चों तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया बच्चों हमारा पार्ट 1 का आंसर। अब इसमें पार्ट बी पूछ रहा है, कह रहा है यदि 1.5 × 10⁻⁻9 कूलम परिमाण का कोई आवेश, कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, बिंदु ओ की बात कर रहा है, बिंदु ओ पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो बच्चों पार्ट 2 बहुत ही आसान है। किसी आवेश पे लगने वाला विद्युत बल का फार्मूला होता है F बराबर Q × E, जहाँ पे Q वह आवेश है जिस पे बल लग रहा है और E उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो बिंदु ए पे, बिंदु O पर जो आवेश रखा गया उसका मान है 1.5 × 10⁻⁻9, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे है 5.4 × 10⁻6। अब इसका बच्चों जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15 चौका 60 के 0 हासिल 6, और 15 पचे 75, और 6 हो जाएगा 81, और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे हम लोग, गुणे 10⁻³ न्यूटन। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.1 × 10⁻³ न्यूटन। ये पार्ट 2 का आंसर हो जाएगा बच्चों।
अब इस बल की दिशा किधर होगी बच्चों? तो बल जो लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, उससे विपरीत। तो क्योंकि ऋण आवेश है तो यहाँ जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत। विद्युत क्षेत्र है ए से बी की तरफ, तो जो बल की दिशा होगी वो बी से ए की तरफ होगी। बल की दिशा जो होगी बच्चों वो होगा, ऋण आवेश है इसीलिए बल जो लगेगा वो विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र के, तो वो लगेगा बी से ए की तरफ। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी निकाय में दो आवेश क्यूए दिया है 2.5 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम, और क्यूबी दिया है -2.5 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम। क्रमशः दो बिंदु ए का निर्देशांक दिया 0,0 -15 और बिंदु बी का निर्देशांक दिया 0,0 + 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित यानी कि स्थित है या रखा है, तो निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? अब संख्या रेखा बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा या निर्देशांक, तो यहाँ पे ये हमने मान लिया जेड अक्ष है, हमें जेड का ही काम है बच्चों और किसी का काम नहीं, क्योंकि बाकी एक्स और वाई के जो निर्देशांक है वो 0 हैं, तो हमें काम सिर्फ जेड अक्ष का है। अब हमने यहाँ पे मान लिया ये हमारा मूल बिंदु हो गया जिसका निर्देशांक है 0,0। अब यहाँ पर बच्चों बिंदु ए हमें मिलेगा, इस साइड में कहीं मान लिया हमने, यहाँ कहीं बिंदु ए है जिसका निर्देशांक है 0,0 - 15 और इधर कहीं पे बिंदु बी है जिसका निर्देशांक 0,0 + 15 सेंटीमीटर है। तो अब पूछ रहा बच्चों क्वेश्चन इस पूरे निकाय का कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा बच्चों? कुल आवेश, तो पॉइंट ए पे जो आवेश रखा है क्यू ए और पॉइंट बी पर जो आवेश रखा क्यू बी, दोनों को जोड़ देंगे तो नेट आवेश आ जाएगा। तो यह है कितना? 2.5 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम और क्यूबी पे जो आवेश हो इतना ही सेम माइनस में है, तो जाहिर सी बात है नेट आवेश कितना आएगा? 0। नेट आवेश 0 हो गया हमारा। अब दूसरा आंसर इसी में पूछ रहा है इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? ये तो हमारा हो गया पहला आंसर। अब बच्चों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P = Q × 2A, जहाँ Q है बच्चों दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का मान, तो क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में दोनों आवेश सेम होते हैं, यहाँ भी सेम है, तो हम लोग किसी एक आवेश का परिमाण ले लेंगे, तो यह जगह 2.5 गुणे 10⁻⁻7। 2A क्या है बच्चों? दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो बच्चों यहाँ से मूल बिंदु से ये दूरी है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका निर्देशांक -15 है तो ये दूरी 15 सेंटीमीटर है, और इसका भी 15 पॉइंट बी का, तो ये भी 15 सेंटीमीटर है, यानी जो टोटल दूरी होगा बच्चों वो कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग 2A की जगह रखेंगे 30, और सेंटीमीटर में तो इसको बदलने के लिए मीटर में 100 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आ गया 25 × 75 7.5 गुणे 10⁻⁻8। मात्रक क्या होगा इसका बच्चों? कूलाम × मीटर, इसका मात्रक होगा कूलाम × मीटर। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला दिया है 4 गुणे 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम
परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है तो विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। क्वेश्चन में दिया हमें पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P, तो इसको हम लोग P से नोट कर लेते हैं। P बराबर दिया है 4 गुणे 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर। विद्युत क्षेत्र बच्चों दिया कितना, विद्युत क्षेत्र का मान दिया है 5 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम और थीटा दिया बच्चों 30 अंश और पूछ रहा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ बराबर बच्चों होता है P E साइन थीटा। हम लोग यहां पे मान रख देते हैं बच्चों। P का मान 4 गुणे 10⁻⁹, E का मान 5 गुणे 10⁴ और थीटा हो जाएगा बच्चों साइन 30 अंश। तो ये हो जाएगा बच्चों 520 गुणे 10⁻⁵ और साइन 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10 की घात, ये कट जाएगा बच्चों 10, तो ये आ जाएगा 10⁻⁴। अब बल युग्म के आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणे 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया है। तो यानी ऊन से रगड़ने पे पॉलीथीन पे इतने इलेक्ट्रॉन आए होंगे, तभी तो पॉलीथीन पे ऋण आवेश आया है। अब पूछ रहा है इसमें स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या आकलित कीजिए, किस पदार्थ से किस में गया है। तो चूंकि ऋण आवेश आया है पॉलीथीन पे, तो इतना तो पता है इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन में जाएंगे, और कितना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू E। तो Q हमें पता है 3 गुणे 10⁻⁷, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁹। तो यहाँ से N बराबर आ जाएगा 1 भाग करेंगे तो आएगा 1.8 गुणे 10⁻⁻, ये +12 आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं लगभग में, ये बच्चों लगभग 2 गुणे 10⁻⁻12 इलेक्ट्रॉन। कहाँ से कहाँ गए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा, किस पदार्थ से किस में गए होंगे। तो चूंकि ऋण आवेश आया किस पे, पॉलीथीन पे आया है, तो हम लोग कह सकते हैं ऊन से पॉलीथीन में गया इलेक्ट्रॉन, ऊन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन गया है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या ये होगा कितना, लगभग 2 गुणे 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। बच्चों हमने यहाँ आंसर देखो, आंसर तो दशमलव में आया था, लेकिन आप लोग बुक में अगर कहीं देखेंगे तो आंसर आपको 2 ही लिखा मिलेगा। रीजन क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन के क्वांटीकरण या आवेशों के क्वांटीकरण के सिद्धांत बताया गया, कभी भी किसी वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश भिन्नात्मक संख्या में जा ही नहीं सकता। जब भी जाएगा पूरा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, कभी बटे में या दशमलव में नहीं जा सकता। इसीलिए बच्चों आंसर आपको
2 लिख के पूर्णांक हम लोग एक जो निकटतम पूर्णांक है वो लिख के चल रहे हैं। ये हो गया पहला आवेश। दूसरा बच्चों क्या कह रहा है, ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन का अपना भी भार होता है। संहति का मतलब क्या, द्रव्यमान। संहति का मतलब क्या है बच्चों, द्रव्यमान। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन में जाएगा तो साथ साथ द्रव्यमान भी जाएगा। तो इसका आंसर है हाँ, संहति का स्थानांतरण होता है। पार्ट 2 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऊन से पॉलीथीन में संहति यानी कि द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। का स्थानांतरण होता है क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ वो द्रव्यमान को भी लेकर ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 2 विद्युत रोधी, मतलब जो विद्युत को रोक सकते हैं, आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 गुणे 10⁻⁷ कूलाम है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य हैं। चलिए, तो हमने मान लिया यहाँ पे एक आवेश है, एक गोला, एक आवेश इधर है। ये गोला ए और इसको मान लिया हमने गोला बी, दोनों के बीच की दूरी दिया 50 सेंटीमीटर। इस पर आवेश जो है, दोनों पर आवेश सेम दिया है 6.5 गुणे 10⁻⁷ और सेम उतना ही इधर भी है 6.5 गुणे 10⁻⁷ कूलाम। अब बच्चों यहाँ पूछ रहा दूरी हम लोग चाहे केंद्र से नापे चाहे दोनों गोलों के बीच की नापे, दोनों ही सेम, क्योंकि कह रहा है कि हम लोग त्रिज्या को नगण्य मान रहे हैं। तो दूरी चाहे हम लोग सेंटर से सेंटर तक लें, चाहे एक गोले से दूसरे गोले तक लें, 50 ही लेना दूरी। तो बल पूछ रहा है बच्चों कितना बल लगेगा, तो बल का फार्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB दूसरा आवेश बटे उन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, ये जगह 9 गुणे 10⁹ गुणे, अब दोनों आवेश बच्चों सेम है Q1 Q2, तो ये जगह 6.5 गुणे 10⁻⁷, अगला भी 6.5 गुणे 10⁻⁷, और दूरी बच्चों 50 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 का वर्ग कर देंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, अब इसको इसको सॉल्व करने पे देखते हैं कितना आता है। तो ये तो बच्चों चला ऊपर हो जाएगा F बराबर 9 गुणे, अब बच्चों 1/2, 2 तो चलाएगा ऊपर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं घात पूरा अगर बच्चों हम लोग ऐड कर दो तो हो जाएगा ये 7 7 14 माइनस में और 9, तो 10⁻⁵ हो जाएगा, और गुणे 6.5
गुणे 6.5 और नीचे को 2 का वर्ग ऊपर आ जाएगा, तो ये बच्चों हो जाएगा 2 गुणे 2 2 बार। अब ये बच्चों आ गया 9 गुणे 10⁻⁻5। अब बच्चों 65 दूनी 70, तो ये भी आ जाएगा 7 और ये भी हो जाएगा 7। अब ये 7 7 49 गुणे 9 गुणे 10⁻⁻5। अब गुणा हम लोग करेंगे तो बच्चों कितना, 9 9 81, 81 की 1 हासिल 8 बच जाएगा बच्चों, और 9 चौक 36 और 8 ये हो जाएगा हमारा 44, और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 10⁻³ न्यूटन। ये हो गया पहला आंसर। ये बच्चों हमारा पहला आंसर हो गया। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे गलती हो गया। एक मिनट बच्चों, ये सॉल्व करने पे कैलकुलेशन में हमने गलती कर दिया। यहाँ पर बच्चों आएगा 9 गुणे 10⁻⁻5 गुणे, अब चलो 65 6.5 गुणे जब 2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 6 दूनी 12, ये आ जाएगा 13, 65 दूना 130, तो 1 अंक बाद दशमलव 13 आ जाएगा, गुणे ये भी हमारा आ जाएगा 13, 130 हो जाएगा ये भी। अब बच्चों 13 का वर्ग करेंगे तो 169 गुणे 10⁻⁻5 गुणे 9। अब 9 से गुणा करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 9 81 के 1 हासिल 8, और 54 और 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 62 के 2 हासिल 6, अब 9 कम 9 6 15 गुणे 10⁻⁻5, 0.3 अंक बाद लगा देंगे तो हो जाएगा 1.5 2 गुणे 10⁻⁻2 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों पार्ट 2 की बात करते हैं। ये तो पार्ट 1 हो गया। कह रहा यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। चलिए बच्चों इसको देखते हैं। अब यहां पर बच्चों कह रहा है क्वेश्चन, प्रत्येक गोले पर आवेश प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दी जाए तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। अब बल हो जाएगा F बराबर कूलाम कांस्टेंट के तो उतना ही रहेगा बच्चों। अब QA जो पहला आवेश है उसको हम लोग लिख दे रहे हैं 2QA दुगना आवेश, दूसरा जो आवेश है वो भी दुगना तो वो जगह 2QB, और दूरी जो बच्चों है वो कितना था, R था, उसका आधा कर देंगे तो R/2 का वर्ग हो जाएगा।
पहले की तुलना में। तो बच्चों बाकी सब चीज़ें वहीं, आवेश अभी भी क्यू ए का मान वही है, क्यू बी का मान वही, आर तो वहीं 50 ही रखना है। तो ये जो के बराबर ये आ जाएगा बच्चों 4 क्यू ए क्यू बी बटे आर का वर्ग बच्चों दूरी का, इधर हो जाएगा आर का वर्ग और नीचे का 2 वर्ग करेंगे ऊपर चला जाएगा, उस जगह 4। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 चौक 16 के क्यू ए क्यू बी बटे आर स्क्वायर। अब बच्चों इतने को सॉल्व करने पे अभी पिछले पार्ट में हमारा आंसर आ चुका है, इतने की जगह हमारा कितना आंसर आया था 16 गुणे ये आया था 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 2। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा बल लगेगा वो 16 गुना अधिक हो जाएगा। अब 16 गुना कर लेते हैं, कितना 16 × 5 = 80 की 0 हासिल बच्चों 8 बचेगा, 16 एकम 16 और 8 24, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 की घात माइनस 2, या लिख सकते हैं 0.24 न्यूटन। इतना आंसर लगेगा, इतना बल। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए अभ्यास 1.12 जो हम लोग पिछला लगा चुके हैं अभी में गोले ए तथा बी के बी साइज में सर्वसम है तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले तो गोले ए के संपर्क में, उसके बाद दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। तो अब ए तथा बी के बीच प्रतिकर्षण बल कितना होगा। अब बच्चों हम लोग जब गोले को ए से स्पर्श कराएंगे, गोले ए से स्पर्श कराने के बाद गोले ए से स्पर्श कराने के बाद अब बाद की बात क्यों कर रहे हैं बच्चों, हम लोग इसको भी समझते हैं। अगर बच्चों हमारे पास कोई दो आवेशित गोले हों और दोनों को हम अगर संपर्क में लेकर आए बच्चों, तो होता क्या है, आवेश दोनों में बराबर, अगर आवेश क्या होता है ज़्यादा वाले में से उच्च विभव वाले में से कम विभव वाले की तरफ जाता है, और यदि दोनों का आकार समान है तो ऐसे में आवेश बच्चों दोनों में बराबर बराबर बट जाता है। तब तक ज़्यादा वाले से कम वाले की तरफ जाएगा जब तक कि दोनों में बराबर ना बट जाए। तो यहाँ बच्चों हम लोग जब उदासीन गोले को ए वाले से टच कराएंगे तो होगा क्या, एक पर आवेश तो कितना है 1 ये एक पे आवेश है 6.5 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलाम, और दूसरे वाले पर आवेश था 0। तो जब दोनों को जोड़ेंगे जो भी जुड़ के आएगा टोटल वो पूरा आवेश दोनों पर आधा आधा बट जाएगा, तो पूरे का बटे 2 कर देते हैं। तो बाद में गोले पर जो आवेश आएगा वो आ जाएगा इसका आधा, तो भाग करने पर कितना आएगा 2 3 6 3.25 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलाम। सेम ऐसे जब हम लोग इसी को अब गोले सी को बी से स्पर्श कराने पर, बी से स्पर्श कराने पर, तो अब जब इसको गोले बी से स्पर्श कराएंगे हम लोग तब क्या होगा बच्चों, तो अब गोले सी पर भी कुछ आवेश है 3.25 और बी पर भी आवेश है, दोनों आवेशों को हम जोड़ लेंगे, टोटल जुड़ के जितना आएगा उन दोनों का आधा आधा दोनों में बंट जाएगा। तो अब हो जाएगा आवेश क्यू बी डैश कर देते इसको, ये हो जाएगा बी वाले पे आवेश था 6.5 गुणे 10 की घात माइनस 7 प्लस, अब इसके पास भी आवेश है इस बार क्यू सी के पास, सी वाले के पास, तो ये 3.25 गुणे 10 की घात माइनस 7। अब इस पे आवेश कहाँ से आया, इस बार पिछली बार तो 0 था,
लेकिन जब हमने गोले C को A से टच कराया तब क्या हुआ, A से कुछ आवेश चला गया C में, तो अब हम लोग उसके बाद C वाले को B से टच करा रहे हैं, तो होगा क्या बच्चों, इस बार C के पास पहले से कुछ आवेश है, अब C का और B का जितना आवेश होगा दोनों जोड़ के बट जाएगा, तो ये हो जाएगा बटे 2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो ये आएगा 6 3 9, लगभग 10 के 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 4 दशमलव समथिंग, ये आ जाएगा 4.875, 4.875 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। ये हो गया जोड़ने के और टच कराने के बाद का आवेश। तो अब बल अगर निकालेंगे तो बेसिक बच्चों वही तरीका लगाएंगे। अब बल का फार्मूला कितना हो जाएगा, अब लगने वाला बल F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, पहला आवेश 3.25 गुणे 10 की घात -7 और दूसरा आवेश 4.875 गुणे 10 की घात -7 और दूरी अभी बच्चों 50 सेंटीमीटर रहेगा शुरू वाला, यानी 1/2 का वर्ग कर देंगे। अब बच्चे इसको जो आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे आएगा 5.72 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन। ये हमारा आंसर आएगा सॉल्व करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें कह रहा चित्र 1.33 नीचे दिया गया चित्र में किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। ये बच्चों कोई विद्युत क्षेत्र है चित्र में यहाँ पे, और यहाँ पे 3 आवेशित कणों का पथ दिखाया गया कि बाहर निकल कैसे रहे हैं। इनमें से किस कण के आवेश संहति का अनुपात अधिकतम है। आवेश का मतलब बच्चों जान ही रहे Q, संहति का मतलब द्रव्यमान M, यानी Q/M का अनुपात किसका ज्यादा होगा, ये हमसे पूछ रहा क्वेश्चन में। तो बच्चों यहाँ एक चीज ध्यान देना, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में या किसी विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका विस्थापन, उस पर जो विद्युत क्षेत्र से बल लगेगा उसके कारण होने वाले विस्थापन का जो फार्मूला होता है y बराबर होता है 1/2 E ये होता है, या कहीं कहीं आप लोग Q, अगर आवेश कोई और हो तो E की जगह हम लोग Q भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, कितना दिया है, नहीं आवेश यहाँ पे हमारा हो जाएगा Q लिख लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं इलेक्ट्रॉन ही क्या है, आवेश को Q से नोट करते हैं। ये बच्चों हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन y है वो प्रोपोर्शनल है Q/M के, यानी जिसके आवेश और द्रव्यमान की निष्पत्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसका विस्थापन भी उतना अधिक होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जिस कण का ऊर्ध्वाधर विस्थापन जितना अधिक होगा उसके आवेश व द्रव्यमान का अनुपात भी उतना अधिक होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो यहाँ पे आंसर बचा कौन सा, तो देखिए जाहिर सी बात है किसका विस्थापन ज़्यादा है चित्र में। अब बच्चे चित्र से आवेश जो तीसरा आवेश है वो अधिक विस्थापित दिख रहा है, अतः जो आंसर होगा वो हमारा तीसरा वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। इसको बच्चों आप लोग क्वेश्चन देखिए और खुद से ट्राई कीजिए लगाने के लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको बच्चों आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, देखिए आप लोग लगा पाते हैं कि नहीं। 10 सेकेंड का टाइम आपको दे रहे हैं, इसको तुरंत सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आंसर आपका आता है बच्चों। तो चलिए बच्चों हम लोग वीडियो आप लोग पॉज करके, उम्मीद है सवाल लगा चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं आंसर इसका कितना आएगा। तो यहाँ बच्चों कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर दिया 3 × 10³ I कैप। अब इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र बच्चों x अक्ष की दिशा में है, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, ये निर्देशांक द्वारा दिखाना चाहें x अक्ष y अक्ष, तो ये बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष और ये हो गया z अक्ष। अब जो ये विद्युत क्षेत्र जो दिया गया बच्चों वो है किस दिशा में, धन x अक्ष की दिशा में है। ये धन x अक्ष हो गया, ये y हो गया, ये वाला z हो गया और विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, धन x अक्ष की दिशा में। कह रहा इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व में जिसका तल YZ तल के समांतर है। तो हम लोग यहाँ पे एक तल मान लेते हैं जो YZ में है। ये हमने एक तल ड्रा कर लिया जो कि Y और Z तल में है। ये Y और Z तल में है बच्चों। ये हमने मान लिया YZ तल में है। फिगर उतना सही से बन नहीं पा रहा, आप लोग समझ लीजिएगा। ये YZ तल हमने मान लिया कोई है तल। अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ये तल हो गया हमारा। अब इस तल से गुजरने वाला फ्लक्स पूछ रहा है, तो बच्चों इस तल का अक्ष किधर होगा। इस तल का जो अक्ष होगा वो भी होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। यानी बच्चों तल के अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र, वो विद्युत क्षेत्र, दोनों के बीच का कोण जो होगा बच्चों वो होगा 0 अंश। तो पार्ट 1 का जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा E A
कॉस थीटा। तो ई का मान है 3 गुणे 10 की घात 3 और क्षेत्रफल ए, तो ये जगह 10 सेंटीमीटर भुजा वर्ग है तो 10 गुणे 10 वर्ग भुजा का वर्ग। और जो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से 2 बार भाग भी करना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। गुणे कॉस थीटा, तो थीटा बच्चों कितना 0 अंश, तो यहाँ लिखेंगे कॉस 0 अंश। 2 0 से बच्चों ये दोनों कट जाएगा और ये हमारा आ जाएगा आंसर 30। अब फ्लक्स का मात्रक बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये पहला आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में बच्चों क्वेश्चन कह रहा है यदि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा जब तल का अभिलंब यानी जो तल का अक्ष वो 60 अंश का कोण बनाए। तो इसी में हम लोग क्या करेंगे बच्चों कॉस 0 अंश का मान यहाँ 1 था लेकिन इस बार 60 रख देंगे तो हमारा आ जाएगा फ्लक्स फाई बराबर ई ए कॉस 60 अंश। तो ई का मान बच्चों कितना 3 गुणे 10 की घात 3, ए का मान कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 बटे 100 गुणे 100 और कॉस 60 अंश का मान 1 बटे 2 रख देंगे। तो ये फिर से कट के बच्चों कितना आएगा 30 और ये 30 का हो जाएगा आधा 15। मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। बच्चों मीटर आप लोग मात्रक जो है मीटर बोल रहे हैं, मात्रक किसी भी राशि का बच्चों ये आपको याद रखना बहुत ही कंपलसरी है क्योंकि मात्रक पे हमेशा एग्जाम में कोई न कोई क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। तो बच्चों ध्यान देना यहां चित्र में क्या करा एक घन। अब ये बच्चों अगर हम लोग मान लें हमारे पास ये कोई घन है इस प्रकार रखा गया है। अब विद्युत क्षेत्र बच्चों किधर एक्स अक्ष की दिशा में, ऐसा तो है नहीं इस घन के अंदर कोई आवेश है। विद्युत क्षेत्र जो बच्चों है वो है एक्स अक्ष की दिशा में यानी बल रेखाएं ऐसे गुजर रही होंगी इस साइड में। चूंकि बच्चों इस घन के अंदर कोई आवेश नहीं है तो इससे गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो 0। अगर आपको गॉस का प्रमेय याद हो बच्चों तो गॉस के प्रमेय के अकॉर्डिंग किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है वो उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो बच्चों चूंकि इस पृष्ठ के अंदर घन के अंदर कोई आवेश है ही नहीं, क्यू 0 है, तो यहां हम लोग रखेंगे 0 बटे एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ जाएगा 0। यानी यहां से जो कुल फ्लक्स गुजर रहा है वो 0 होगा। आंसर आप लोग पढ़ सकते हैं घन में से नेट अभिवाह जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत फ्लक्स 0 होगा। क्यों, एक चीज और बच्चों, किसी पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाएं यहां अंदर जा रही हैं सेम उतना ही बाहर भी जा रहा है। चित्र में आप देख सकते हैं जितना अंदर गया है उतना ही बाहर भी निकलेगा। तो अंदर जब बल रेखा जा रहा है उसको हम लोग लेते हैं माइनस में और जो बाहर बल रेखा जा रहा है उसको हम लोग लेते हैं प्लस में, जोड़ेंगे तब भी नेट आंसर हमारा 0 आएगा। तो चाहे तो आप गॉस के प्रमेय के हिसाब से आप सिद्ध कर सकते हैं या आप ये एग्जाम्पल देके भी सिद्ध कर सकते हैं कि अंदर जाने वाला फ्लक्स माइनस में, बाहर निकलने वाला प्लस में, दोनों को जोड़ेंगे तो भी 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देता है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स इतना दिया है। क्वेश्चन में दिया फ्लक्स फाई बराबर 8 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम फाई का मान दिया है। अब कह रहा है पहला क्वेश्चन कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा। तो हम लोग बच्चों बंद, क्योंकि बॉक्स बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ पे हम लोग गॉस का प्रमेय लगा सकते हैं। तो फाई बराबर लिख सकते हैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब फाई का मान दिया है 8 गुणे
10⁻³ Q और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10⁻12। तो बच्चों आप लोग जब गुणा करेंगे तो Q बराबर कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40 के शून्य हो जाएगा बच्चों, और 8 अठाई 64 और 4 68 के 8 हासिल 6 बचेगा हमारा, 8 अठाई 64 और 6 70 और 2 अंक बाद लगा देंगे दशमलव, तो ये गुणा करने पर 10⁻12 और -3 -15, या इसको हम लिख सकते हैं 7.08 गुणे 10⁻14 कूलाम। ये हो जाएगा बॉक्स के अंदर नेट आवेश। एक ही बच्चों यहाँ आवेश देखो प्लस में दिया था, हम लोगों ने गलती कर दिया, ये आवेश प्लस में दिया है, फाई का मान फ्लक्स आवेश नहीं, फ्लक्स का मान +3 दिया है। जब +3 बच्चों जोड़ेंगे तो 4 घात इसमें से घट जाएगा, ये हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ से ये आएगा बच्चों 12 घात हो जाएगा हमारा बच्चों, 12 में से 3 हम लोग घटा देंगे तो 9, 10 की घात आएगा 9 और यहाँ आएगा 70.8 गुणा करने पे, और ये 10 की घात -9 दशमलव हम लोग या इसी को आंसर लिख देते हैं बच्चों कूलाम, या बहुत करना लिखना चाहेंगे 7.08 गुणे 10 की घात -8 कूलाम, ये आंसर लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी मतलब बाहर निकलने वाला फ्लक्स 0 है, तो आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो बच्चों गॉस की वही चीज, गॉस के प्रमेय के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर बच्चों फाई का मान 0 है तो Q बराबर भी कितना आ जाएगा हमारा 0। अब इससे हमें ये पता चल रहा कि अगर उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स 0 है तो उस पृष्ठ के अंदर जितना भी नेट आवेश होगा, नेट आवेश 0 होगा, नेट आवेश 0 होगा। अब इसका मतलब क्या बच्चों, हो सकता है उसके अंदर आवेश हो लेकिन उसका टोटल जोड़ हो सकता है 0 आ रहा हो, कुछ प्लस में हो सेम उतना ही माइनस में हो, या हो सकता है उसके अंदर आवेश हो ही ना, दोनों निष्कर्ष निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। इस क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, अब ये बच्चों चित्र में वर्ग दिया गया है, इस वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर कोई आवेश रखा गया जिसका मान 10 माइक्रोकूलाम, 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है। अब कह रहा है इस वर्ग से, जो ये नीचे वर्ग है जिसका भुजा दिया 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। तो अब बच्चों आवेश दिया है, फ्लक्स दिया हमें, ये तल दिया है, और पूछ रहे इस तल से कितना फ्लक्स गुजरेगा। अगर बच्चों विद्युत क्षेत्र दिया होता तो शायद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता। यहाँ हमें दिया है आवेश, और आवेश हम लगा सकते हैं केवल गॉस के नियम में ही आवेश रखा जाता है बच्चों, और गॉस का नियम बंद पृष्ठों पे काम करता है, और जबकि यहाँ पे कोई बंद पृष्ठ है ही नहीं। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले इसके चारों तरफ एक ऐसी संरचना करेंगे जिससे ये बंद पृष्ठ बन जाए। अगर हम यहाँ से एक भुजा खींचे बच्चों ऐसे, और इसको कोशिश करें घन बनाने की एक, तो ये बच्चों एक पूरा घन बन जाएगा इस तरीके से, और जिसके ये आवेश उसके अंदर आ जाएगा। अगर वहाँ अच्छे से ना दिख रहा हो हम लोग एक अलग फिगर बना लेते हैं बच्चों समझने के लिए। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे
समझने के लिए एक अलग फिगर ड्रा कर रहे हैं। एक अलग फिगर ड्रा करते हैं, इस बार एक घन का। अब बच्चों इस घन में जो नीचे वाला तल है उसकी लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर है, और इस तल से एकदम बीच में ठीक ऊपर की तरफ 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक आवेश दिया जिसका मान 10 माइक्रो कूलाम। अगर हम इस टाइप का संरचना यहाँ बना ले बच्चों, तो ये हमारा क्या है, घन है, और ये जो बंद पृष्ठ है, और किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है बच्चों, फाई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों अगर हम इस फार्मूले को लगाकर सॉल्व करेंगे तो इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हमारा आ जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, हमें सिर्फ इस नीचे वाले फ्लक्स से कितना गुजरेगा, इस नीचे वाले तल से कितना फ्लक्स गुजर रहा है केवल वो बताना है। तो हमें पता है घन में बच्चों 6 तल हैं, हमें बताना केवल एक तल का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 6 से और भाग कर देंगे तो एक फ्लक्स से गुजरने वाला आ जाएगा फ्लक्स। तो ये कितना हो जाएगा, Q का मान 10 माइक्रो की जगह 10 की घात -6, और यहाँ आ जाएगा 6 गुणे एप्सिलॉन का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12। इसको सॉल्व कर देंगे तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/6 गुणे 8.85 गुणे 10 की घात, ऊपर जाके ये बच्चों हो जाएगा +12, और ये 13 में से 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 10 की घात 7। इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, जो आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर, किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पे स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने नेट फ्लक्स क्या होगा। बंद पृष्ठ है बच्चों, बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। बंद पृष्ठ के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, गॉस का नियम, और ये हो जाएगा फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। Q का मान 2 माइक्रो कूलाम, एप्सिलॉन नॉट का मान रख देंगे हम लोग 2 गुणे 10 की घात -6, और इसका मान 8.85 गुणे 10 की घात -12। इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी में अगर बच्चों एक फलक से या एक पृष्ठ से पूछा होता तो पूरे घन में 6 पृष्ठ होते हैं, तो हम लोग ये पूरे घन से गुजरने वाला फलक से इतना, हम लोग क्या करते, इसी में 6 से भाग करते तो एक फलक का आ जाता, लेकिन एक फलक का हमसे पूछा नहीं है। पृष्ठ से गुजरने नेट फ्लक्स पूछ रहा है। अब इसमें ऐसा कहीं नहीं कहा कि एक पृष्ठ से गुजरने वाला कि संपूर्ण, तो चाहे तो आप एक भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। अगला दिया है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स -1 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। अब यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। जो बच्चों ध्यान देना, किसी बंद पृष्ठ का आकार बढ़ाने या घटाने से फ्लक्स पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। त्रिज्या बढ़ाने से फ्लक्स पे कोई परिवर्तन, वैसे भी देखो बच्चों, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने फाई फ्लक्स फाई बराबर कितना होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने जो फ्लक्स हो वो आवेश पर डिपेंड करता है, ना कि उसकी त्रिज्या पर।
तो त्रिज्या दोगुनी करने से बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि गॉस के नियमानुसार या गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स पृष्ठ के आकार या त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। अतः त्रिज्या को हम घटाएं या बढ़ाएं, फ्लक्स जितना है उतना ही रहेगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब दूसरा पार्ट पूछ रहा है उस बिंदु आवेश का मान, तो बहुत ही आसान, दूसरे पार्ट का आंसर हम लोग बच्चों बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। पार्ट 2 हो जाएगा फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इसी से हो जाएगा क्यू बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब फाई का मान रख देते हैं बच्चों, कितना फाई का मान, -1 गुणे 10 की घात 3 और एप्सिलॉन का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12। गुणा कर दें बच्चों तो ये आ जाएगा माइनस में 8.85 गुणे 10 की घात -9, मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, ये आवेश कूलाम हो जाएगा बच्चों, कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। अब इस क्वेश्चन में जो एक चालक बोल रहा है जिसकी त्रिज्या हमें दे दिया है 10 सेंटीमीटर, या बच्चों अगर मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 10 की घात -1 मीटर, भाग करने पर 100 से भाग करेंगे। अब आवेश तो अज्ञात है, कह रहा है यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो ये दूरी दे दिया है, त्रिज्या को बच्चों हम लोग कैपिटल आर से कर देते हैं, दूरी को अलग ताकि कंफ्यूजन ना हो। त्रिज्या को हम कैपिटल आर से लिख देते हैं, ये हो गया त्रिज्या, और दूरी को स्मॉल आर से नोट करते हैं, ये दिया 20 सेंटीमीटर, 100 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात -2, या सीधे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं मीटर। और दिया है इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र दिया है 1.5 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र दिया है ई 1.5 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो गोले पर नेट आवेश ज्ञात कीजिए। बहुत आसान बच्चों, गोले पर नेट आवेश पूछ रहा है तो हमें ई बराबर फार्मूला कितना होता है, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ई का मान दिया 1.5 रख देते हैं यहाँ पे, गुणे 10 की घात 3, नियतांक का मान क्यू ज्ञात करना है, और दूरी आर तो 20 का वर्ग, तो हो जाएगा ये कितना 20 गुणे 20 गुणे 10 की घात -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा Q बराबर, सबको एक साइड में हम लोग कर देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 1.5 गुणे 20 कर देंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 20 गुणे 10 की घात -4 और +3 आएगा -1,
और नीचे हो जाएगा यहाँ बच्चों 9 गुणे 10 की घात 9, तो 3 त्रिका 9, 3 से 20 में भाग करेंगे बच्चों, 3 छक 18, 6.66 आता जाएगा और गुणे 10 की घात -10 कूलाम। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1.21। ये बच्चों आता जाएगा, यहाँ बार लगा दे रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। और बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे लिखा बच्चों जो विद्युत क्षेत्र है वो बच्चों अंतर्मुखी यानी अंदर की तरफ है। त्रिज्यता अंतर्मुखी मतलब जो बच्चों विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन वो किधर है, सेंटर की तरफ है एकदम। तो अगर बच्चों विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में, इसका मतलब क्या होगा, ये जो आवेश होगा वो माइनस में होगा, आवेश जो होगा वो माइनस में होगा बच्चों, ये ध्यान देना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का दिशा बाहर की तरफ ना हो के अंदर की तरफ है। तो आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक। आवेश नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया है 80 माइक्रोकूलम। तो पूछ रहा गोले पर आवेश। अब बच्चों एक समान आवेशित चालक है तो पृष्ठीय घनत्व का बच्चों फार्मूला क्या होता है, अब बच्चों गोला दिया है तो आपको ये फार्मूला याद होगा बच्चों। गोले के लिए होता है सिग्मा बराबर Q/A, पृष्ठीय आवेश घनत्व का ये फार्मूला। अब चूंकि बच्चों गोला है तो हम यहाँ लिख सकते हैं Q/ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², ये रख देते हैं। अब बच्चों यहाँ Q का मान हमें दिया है, ये सिग्मा दिया है कितना, 80 × 10⁻⁻6। Q ज्ञात करना है और 4π तो नियतांक हो जाएगा बच्चों, पाई का मान 22/7 रख देते हैं, गुणे r² बच्चों त्रिज्या, अभ्यास दिया 2.4 मीटर तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1.2 गुणे 1.2। अब इसी को बच्चों सॉल्व कर लेंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 80 × 10⁻⁻6 गुणे 4 गुणे 22 गुणे 12 करके बच्चों 144 हो जाएगा। एक अंक 2 अंक बाद दशमलव हम लोग लगा देंगे और नीचे हो जाएगा हमारा बट्टे 7। अब इसको बच्चों जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो Q बराबर आ जाएगा 1.45 गुणे 10⁻³ कूलाम। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है गोले के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो बच्चों उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स फाई पूछ रहा है तो फाई बराबर Q/, अब बच्चों गोला है तो गोले के लिए हम लोग बंद गॉसियन पृष्ठ लगा ही सकते, क्योंकि गोला तो बंद पृष्ठ ही होता है, ये लगा देंगे। तो Q का मान 1.45 गुणे 10⁻³ और ε0 का मान 8.85 रख देंगे गुणे 10⁻12। इसको सॉल्व करेंगे तो फाई का मान आ जाएगा 1.6 गुणे 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब हम लोग अगला दिया है, कह रहा है कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो इसका रैखिक आवेश घनत्व बताइए। तो बच्चों आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा, अगर कोई रैखिक आवेश घनत्व कहीं पे है, कोई अगर पतला सा तार है जिस पर समान रूप से आवेश Q वितरित है,
और इसका रेखीय आवेश अगर हम लोग मान लें लैम्डा है, तो इसके कारण किसी पॉइंट P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है? ये होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान r, ये फार्मूला होता है। तो मान रखते हैं बच्चों यहाँ पे। अब विद्युत क्षेत्र दिया पहले से हमें क्वेश्चन में कि 9 × 10⁴ दिया है, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ × 2 लैम्डा ज्ञात करना है। r दूरी कितना दिया? 2 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से भाग कर देते हैं ताकि बदल जाए मीटर में। तो 9 से 9 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब ये लैम्डा बराबर हमारा आ जाएगा 100, इधर हो जाएगा तो 1/100 × 10⁴ और ये नीचे आ जाएगा बच्चों 10⁹ तो हल करने पे हमारा हो जाएगा 9 और 2 11, उसमें से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 10⁻⁷ कूलाम इंटू मीटर। या इसको अगर हम लिखना चाहें बच्चों तो 10 माइक्रो कूलाम भी लिख सकते हैं इसको, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 माइक्रो कूलाम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। 2 धातु का प्लेट और दोनों एक दूसरे के बच्चों समांतर और निकट दिया है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के समांतर एवं निकट रखा है। तो बच्चों हमने ये मान लिया चित्र में कि यहाँ 2 धातु की प्लेट है जो कि पतली प्लेट है बच्चों, और किसी भी पतली प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कितना होता है? E बराबर होता है σ/2ε0। अब बच्चों क्वेश्चन कह रहा है दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो इसको हम लोग मानते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अब इन पे पृष्ठ आवेश घनत्व का जो चिन्ह वो विपरीत है, यानी अगर एक पे प्लस है तो दूसरे वाले पे माइनस, और दोनों का परिमाण समान है। दोनों का जो सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व तो वो कितना दिया है? 17.0 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये दिया है। अब पूछ रहा बच्चों प्लेटों के बाहर, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में और दोनों प्लेटों के बीच में नेट विद्युत क्षेत्र। तो हम लोग पहले प्लेट के बाहर मानते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है A, यहाँ पे निकाल देते हैं। दूसरे प्लेट के बाहर यहाँ कोई बिंदु B मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच में एक बिंदु मान लेते हैं C। इन तीनों जगह पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर हम लोग बात करें बिंदु A की, तो बिंदु A पे जो बच्चों विद्युत क्षेत्र होगा, इस प्लेट के कारण जो पहला प्लेट है उसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा दूर की तरफ E1, और दूसरे प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा इधर E2, और दोनों की दिशा विपरीत है तो नेट विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो होगा बच्चों E1 - E2। तो E1 कितना हो जाएगा? प्लस वाले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो वो हो जाएगा σ/2ε0 - σ/2ε0 इसका भी। और चूंकि दोनों का सिग्मा सेम है तो घटाने पे कितना आ जाएगा? 0। इसी तरीके से अगर हम पॉइंट बी पे निकालेंगे विद्युत क्षेत्र तो वो भी होगा सेम E1 - E2। ऐसा क्यों? समझते हैं इसको। इस माइनस वाले के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इधर ही होगा E2, और प्लस वाले के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो विपरीत में E1। तो यहाँ भी विपरीत तो घट जाएगा, और जब घटाएंगे सेम हुई चीज़, सिग्मा दोनों का बराबर है तो 2ε0 - σ/2ε0 यहाँ भी तो घट के हो जाएगा 0। अब
अंदर की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो अंदर जो पॉइंट सी है, यहाँ पे जब विद्युत क्षेत्र निकालेंगे पॉइंट सी पर, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र प्लस के कारण होगा दूर की तरफ, माइनस के कारण भी इसी तरफ होगा, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है। और जब डायरेक्शन दोनों का सेम है तो दोनों जुड़ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा नेट विद्युत क्षेत्र, ये हो जाएगा ई सी, पॉइंट सी पर विद्युत क्षेत्र E1 प्लस E2, जोड़ेंगे तो आ जाएगा सिग्मा अपान 2ε0 प्लस सिग्मा अपान 2ε0, जोड़ने पे आ जाएगा सिग्मा अपान ε0। वैल्यू रख देंगे, सिग्मा का मान 17 गुणे 10⁻⁻22 बटे ε0 का मान 8.85 गुणे 10 ये 22 रहेगा ऊपर, यहाँ आएगा -12। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, ये आंसर आ जाएगा 1.9 भाग करने पे लगभग 2 या 1.9 आएगा, गुणे 10⁻−10 न्यूटन प्रति कूलाम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा बच्चों, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में 2.55 गुणे 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम के नियत विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में। तो यहाँ दिया विद्युत क्षेत्र, कितना दिया इस विद्युत क्षेत्र की वैल्यू, E बराबर 2.55 गुणे 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन अधिक का कोई तेल का बूंद स्थिर रखा जाता है, यानी तेल की बूंद पे जो आवेश दिया वो 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो जगह आवेश 12 इंटू ई, तो 12 गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10⁻−19, इतने कूलाम का आवेश है। अब कराइए स्थिर, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब कि बच्चों कोई बूंद तेल का है, अब बूंद पे जो भार लगेगा mg गुरुत्वाकर्षण बल, वो तो नीचे की तरफ काम करेगा। अब इसके कारण बूंद तो गिरेगा नीचे की तरफ, लेकिन अगर हम इस पे एक ऐसा विद्युत क्षेत्र लगा दें जो इस बूंद पे बल लगाए ऊपर की तरफ और सेम उतना ही बल लगाए जितना बल नीचे की तरफ लग रहा है, तो होगा क्या, ये हवा में हो जाएगा स्थिर, ना ये नीचे गिरेगा ना ये ऊपर जाएगा। और यही क्वेश्चन कह रहा है कि इसको हम लोग स्थिर रख रहे हैं हवा में। अस्थिर तभी रहेगा बच्चों जब क्या हो, जब विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों आपस में बराबर हो, तभी स्थिर ये रहेगा। तो स्थिर रहने के लिए विद्युत बल और भार दोनों बराबर होना चाहिए, तभी ये हवा में स्थिर रहेगा। और दिशा दोनों का विपरीत होना चाहिए, ये भी शर्त है, दिशा विपरीत होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन कह रहा तेल का घनत्व दिया रो 1.26 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर दिया है। इसको बच्चों हम लोग जब बदलेंगे किलोग्राम में, ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे तो ये 1.26 गुणे 10⁻³ किलोग्राम में बदल जाएगा। और बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻100 से 3 बार भाग करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर को बदलने के लिए 100 से 3 बार भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 100 3 बार, और ऊपर जाके बन जाएगा वो गुणे, यहाँ हम हटा के लिख देते हैं बच्चों, ऊपर जाके ये बन जाएगा गुणे 10⁻6। अब मात्रा किसका बन जाएगा, किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो इसको लिख सकते हैं 1.626 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर, रो हो गया। अब त्रिज्या का आकलन करना हमें, आर तो पूछ रहा है त्रिज्या। अब बच्चों लगाएंगे कैसे इसको हम लोग, तो लगाने के लिए हमें पता है संतुलन की स्थिति में, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि देखने में आसानी हो।
संतुलन की स्थिति में बच्चों हमने भी बताया कि विद्युत बल यानी कि Fe ये बराबर होगा भार mg के। अब Fe की जगह हम लोग Q इंटू ई। तेल का द्रव्यमान हमें दिया नहीं है, लेकिन हमें बच्चों एक फार्मूला पता है, घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसी से बच्चों हम लोग लिख सकते हैं m की जगह पे, इधर थोड़ा सा लिख देते हैं इसको, m की जगह पे बच्चों हम लोग लिख सकते थे क्या, m बराबर लिख सकते हैं घनत्व गुणे आयतन। ये हम लोग m की जगह रख सकते हैं, तो यही रखेंगे। अब घनत्व बच्चों हो जाएगा रो, और आयतन की जगह तो बूंद गोली होता है बच्चों, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। अब हमें ज्ञात करना था त्रिज्या का मान, तो बाकी सब एक तरफ कर देते हैं। ये हो जाएगा क्यू आर की पावर 3 बराबर हमारा आ जाएगा क्यू ई इंटू 3 बटे 4 रो पाई इंटू जी। अब यहाँ जब बच्चों हम सबका मान रखेंगे तो Q का मान कितना है, Q का मान है 12 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुणे 1.6। ये तो हो गया Q का मान। और E का मान विद्युत क्षेत्र 2.55 गुणे 10 की घात 4, ये हो गया E का मान गुणे 3। अब पूरे का बटे हो जाएगा 4। रो का मान बदलने पे कितना आया था, ये 1.26 गुणे 10 की घात 3, 1.26 गुणे 10 की घात 3। पाई का मान 22/7 और जी का मान 9.81 ये दिया है। अब बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर R बराबर आएगा 9.81 गुणे 10 की घात -7 मीटर। ये आएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ बच्चों क्वेश्चन में क्या, चित्र में दर्शाए गए वक्रों में से कौन सा संभावित स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निरूपित नहीं करता है। ये बच्चों चित्र दिखाया गया आप लोगों को, इसमें देख के बताना है कि कौन सा बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा गलत दिखाया गया है। अगर हम बच्चों बात करें फिगर ए की, जो पहला फिगर दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे बच्चों जो बल रेखाएं वो चालक से तिरछा निकल रही हैं, तो ये तो गलत है। हमें नियम क्या पता है, किसी भी चालक तल में जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो तल से या तो अभिलंबोत निकलेगा 90 डिग्री पे, या तो लंबोत अंदर प्रवेश करेगा। बाहर चाहे जैसा हो, लेकिन निकलते टाइम और अंदर आते टाइम 90 डिग्री पे होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो ये तो गलत हो गया फिगर। दूसरा वाला बच्चों, दूसरे फिगर में देखिए, यहाँ पर आवेश दिखाया गया धन से धन की तरफ जा रहा, जो कि गलत है। वो बल रेखाएं जो होती है बच्चों हमेशा धन से ऋण की तरफ जाती हैं, कभी भी धन से धन की तरफ नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा बच्चों एक बिल्कुल सही दिखाया गया है, जब हम लोग दो धनात्मक आवेशों को पास पास लाते हैं तो विद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरीके से खींची जाती हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है प्रतिकर्षण के कारण। तो ये तो सही सी वाला। डी वाला ये भी बच्चों गलत है, बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, जबकि चित्र में यहाँ पे दिखाया गया काट रहा, तो गलत है। पांचवा बच्चों फिगर ई, तो यहाँ पे बच्चों बल रेखाएं बंद वक्र बना रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती हैं, ये खुला वक्र बनाती हैं, तो ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ई। यहां से बच्चों आप लोग आंसर को नोट कर सकते हैं।
चित्र में आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, अगर आप आंसर नोट करना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये चैप्टर बच्चों यहीं पे होता है समाप्त। अब इसके अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जल्दी हम लोग आएंगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेके चैप्टर नंबर 2। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं।